हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है सिलेक्शन अड्डा में। मैं हूं देवी सिंह। हम जो है आपको इंडियन इकोनॉमी पढ़ रहे थे। इंडियन इकोनॉमी के अंतर्गत मॉनेटरी पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी में हमें जो है ना जो अगला लेक्चर होगा यानी आज के लेक्चर में हमें स्थायी जमा सुविधा यानी स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी के बारे में पढ़ना है। चलिए शुरुआत करते हैं तब। स्टैंडिंग स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, स्थायी जमा सुविधा। इसको हिंदी में स्थायी जमा सुविधा कहते हैं। स्थायी जमा सुविधा, स्थायी जमा। जरा ध्यान दो कि ये स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी या स्थायी जमा सुविधा है क्या। बेटा, इस उपकरण का जो प्रयोग है, इस उपकरण का प्रयोग, इस उपकरण का प्रयोग हम अप्रैल 2022 में यानी भारत इसका प्रयोग जो है अप्रैल 2022 में किया। दरअसल ये है क्या था, ये काम कैसे करता है वो देखो। लेकिन उससे पहले बेटा संसद में, पार्लियामेंट में, संसद में आरबीआई एक्ट में संशोधन किया गया। आरबीआई एक्ट में क्या किया गया? संशोधन किया गया। आरबीआई एक्ट में संशोधन किया गया, संशोधन किया गया। और संशोधन करने के बाद, जब इसमें संशोधन होता है तो संशोधन करने के बाद एसडीएफ को एक उपकरण के तौर पे, एक उपकरण के तौर पे, करण के रूप में प्रयोग में लाया गया, प्रयोग में लाया गया। और ये आपका जो एसडीएफ है, एसडीएफ, ये दरअसल जो ट्रिपल आर था, रिवर्स रेपो रेट था, ये इसको क्या किया? प्रतिस्थापित किया, रिप्लेस किया यानी प्रतिस्थापित किया। अब बताओ बेटा, ये आपको पता होना चाहिए कि आपका ट्रिपल आर क्या था। अगर हम बात करें तो ट्रिपल आर जो है ये वह रेट हुआ करता था, ये वह दर था, ये वह ब्याज दर थी, या वह रेट था, ब्याज दर थी, जिस पर आरबीआई आरबीआई किससे? बैंकों से, बैंक्स से शॉर्ट टर्म का, शॉर्ट टर्म का, शॉर्ट टर्म मतलब 90 दिनों तक का, 90 डेज तक का क्या करती थी? लोन लेती थी, लोन लेती थी। और जो बैंक ब्याज चार्ज करते थे आरबीआई से, उसी को बेटा ट्रिपल आर, रिवर्स रेपो रेट कहते थे। इसी को क्या कहते थे? रिवर्स रेपो रेट कहते थे। अब मैंने आपको बताया कि जो एसडीएफ स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी है, ये ट्रिपल आर को रिप्लेस कर दिया, प्रतिस्थापित कर दिया। तो प्रतिस्थापित कर दिया तो अब ये कैसा होगा? ये भी ठीक वैसा ही है। एसडीएफ क्या होगा कि ये वह ब्याज दर है, वह ब्याज दर है जो कम अवधि का, जो कम अवधि का, जो कम अवधि का क्या देती है बेटा? ऋण देती है। कम अवधि का ये वह ब्याज दर है जो कम अवधि का यानी ऋण देती है। कौन? बैंक। किसको? आरबीआई को, आरबीआई को। तो आप कहोगे ये तो सर वही हो गया, रेपो रेट। तो हाँ, इसमें एक अंतर है। अंतर ये है बेटा कि आरबीआई को, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है,
बैंकों के पास यानी बैंक्स के पास कोई भी परिसंपत्ति गिरवी नहीं रखनी पड़ती, एसेट्स गिरवी रखनी नहीं पड़ती, गिरवी नहीं रखनी नहीं रखनी। अब जो ये एसडीएफ है ना, इसका जो इस समय जो दर है एसडीएफ का, एसडीएफ स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी का 6.25% है। 0.25%, कितना बेटा? 6.25%। तो ये ध्यान रखिएगा। अब एसडीएफ ने एक उपकरण के रूप में रिवर्स रेपो रेट को क्या कर दिया? प्रतिस्थापित कर दिया। वर्तमान में एसडीएफ आरबीआई के एलएएफ का हिस्सा है। अब आप कहोगे कि सर एलएएफ क्या है, मैं आगे बताऊंगा। वर्तमान में जो एसडीएफ स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी है, ये किसका? ये इसी का हिस्सा है। याद करो, हमने आपको एलएएफ बताया था, फिर भी एक बार चलो शॉर्ट में बता ही देता हूं एलएएफ। यहां पे एलएएफ के अंतर्गत होता क्या था? लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के अंतर्गत कि, चलो उसी पेज में बता देते हैं, बड़े पेज में ठीक रहेगा। एलएएफ के अंतर्गत क्या होता था बेटा? ये डेली वाइज जो है डीलिंग होती थी। इसमें दो प्रकार के बैंक थे। एक तो वैसे बैंक थे, वैसे बैंक, वैसे बैंक दिख रहा है ना? हाँ, वैसे बैंक जिनके पास पैसा सर अधिशेष था, पैसा अधिशेष था, अधिशेष था। अब फॉर एग्जांपल ऐसे समझो, कि इसमें आ गया बैंक एसबीआई, ये डेली ऐसा होता था, पीएनबी और आपका बीओबी, तीन बैंक आ गए। इनके पास पैसा क्या है? सरप्लस में है, सरप्लस। बेटा दूसरी तरफ कुछ ऐसे बैंक थे जिनको पैसे चाहिए थे। मतलब कुछ मान लो कि यहां पर जो है कुछ ऐसे बैंक हैं, जैसे आईडीबीआई, मान लो यस बैंक, यस बैंक और आपका कोटक महिंद्रा बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक। अब इनको क्या है बेटा? इनको पैसे चाहिए, इन तीनों बैंकों को पैसे चाहिए, पैसे चाहिए। इस एलएफ के अंतर्गत क्या होता था कि बॉस आरबीआई कहता था, आरबीआई तो बॉस है बैंकों का, आरबीआई कहता था कि जिनके पास पैसा है, इनके पास, भाई एसबीआई, पीएनबी और बीओबी के पास, तो आके मेरे पास जमा कर दें, मेरे कोष में जमा कर दें। तो ये क्या करते थे? जमा कर देते थे। तो आप कहोगे कि सर इनको क्या मिलता था? इनको जो है ब्याज मिलती थी। और कौन सी? उसको क्या कहते थे ब्याज को? ट्रिपल आर कहते थे, रिवर्स रेपो रेट के। क्या कहते थे इसको? रिवर्स रेपो रेट के। अब जो इनको पैसे चाहिए था, यही जो है ध्यान करो कि यहां पर इनको पैसे मिल जाते थे, यही पैसा उठा करके आरबीआई इनको दे देता था और इनसे ब्याज वसूलता था। उसको हम रेपो रेट कहते थे। क्या कहते थे बेटा? रेपो रेट कहते थे। इस पूरी व्यवस्था को लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी या एलएएफ की व्यवस्था कहते थे। इस पूरे प्रोसीजर को एलएएफ कहते थे। जरा यही मैं बताना चाह रहा था। ये प्रतिदिन आरबीआई करती थी। तो वर्तमान में एसडीएफ जो है ना, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी है, वो आरबीआई के एलएएफ का ही हिस्सा है। यानी जो स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी है, किसको उसने रिप्लेस किया? भाई उसने तो ट्रिपल आर को रिप्लेस किया है। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो ध्यान रखना कि जो एलएएफ का हिस्सा ही है जो एसडीएफ है। तो वर्तमान में अब आपसे पूछा जा सकता है, तो वर्तमान में एसडीएफ वो दर है जिस दर पर आरबीआई बैंकों से कम अवधि का ऋण प्राप्त करती है। परंतु इस व्यवस्था के अंतर्गत आरबीआई बैंकों के पास प्रतिभूतियां गिरवी नहीं रखती है। आरबीआई बैंकों के पास कोई जो एसेट्स है वो गिरवी नहीं रखती है। और ये व्यवस्था रिवर्स रेपो दर से इसी वजह से भिन्न है। और ये व्यवस्था इसी वजह से थोड़ी से जो फ्लेक्सिबल, लचीली हो जाती है। बेटा कहानी यूं है कि अमेरिका और यूरोपीय जो देश थे, तो इन देशों में एसडीएफ का प्रयोग पहले से होता रहा है।
भारत में दरअसल इसको अभी लागू किया गया, और जो ये एसडीएफ है, एसडीएफ का जो रिकमेंडेशन है, जो सुझाव है, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है, ये उर्जित पटेल समिति ने किया था। किसने? उर्जित पटेल साहब ने, उर्जित पटेल समिति ने किया था, उर्जित पटेल समिति ने किया था, ये भी ध्यान दीजिए। तो ये आपकी क्या हो गई बेटा, जो एसडीएफ, एलएएफ भी आप जान गए, और एसडीएफ जो स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, ये मैं मान के चलता हूं कि यहां तक किसी भी बच्चे को कोई डाउट नहीं हो। सीमांत स्थायी सुविधा, जो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी है, वो ऑलरेडी पढ़ा ही चुका था। अगर यहां तक किसी को भी कोई डाउट है, जो आपका सीमांत स्थायी सुविधा है, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा जो है ना, एक बहुत शॉर्ट फॉर्म में रिवीजन करवा दूंगा, रिवाइज करवा देता हूं। देखो बेटा, मौद्रिक नीतियों के एक उपकरण के रूप में, एक टूल के तौर पे, जो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी है, इसको आरबीआई ने 9 मई 2011 को क्या किया था, अपनाया था। और प्रारंभ में जो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के अंतर्गत होता क्या था, कि इसके अंतर्गत ये सुविधा जो है मात्र कॉमर्शियल बैंकों को जो है उपलब्ध हुआ करती थी। अब क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और सहकारी बैंकों की ये सुविधा नहीं मिलती थी। लेकिन बात आगे बढ़ती है और कहानी 2020 में पहुंचती है, और 2020 में आरबीआई ने ये जो सुविधा है, ये एलएएफ की पूरी सुविधा, जो पूरी सुविधा, ये जो है आरआरबी, जो रीजनल रूरल बैंक है और जो कोऑपरेटिव बैंक है, उनको भी दे देती है। जरा ध्यान से, 2020 से पहले ओनली कॉमर्शियल बैंक को जो है इसकी सुविधा मिल रही है, एलएएफ। इसके बाद क्या होता है कि भाई जो ये रीजनल बैंक और जो है कोऑपरेटिव बैंकों की भी सुविधा मिल जाती है। तो एमएसएफ के माध्यम से भारत भर में, पूरी जो है ना, भारत भर में जितने भी बैंक कार्यरत थे, तो आरबीआई से ओवरनाइट के लिए जो है ऋण प्राप्त कर लेते थे। और मैंने आपको यह भी बताया था, तो फिर आप कहोगे कि सर ये ओवरनाइट से कैसे डिफरेंट है, तो डिफरेंट था। ओवरनाइट में, ओवरनाइट रेपो के अंतर्गत मात्र जो है किसी बैंक को उतना ही ऋण मिलता था जो उसके एनडीटीएल का 0.25% था। पर यहां मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के अंतर्गत जो अमाउंट था वो ज्यादा मिल जाता था। वो कितना? मैक्सिमम एनडीटीएल का 2%। तो अगर किसी बैंक को, आरआरबी को, रीजनल बैंक को, कोऑपरेटिव बैंक को ज्यादा अमाउंट चाहिए था अपने एनडीटीएल का, तो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के अंतर्गत, एमएसएफ के अंतर्गत पैसा प्राप्त करता था। एक और बात थी कि एमएसएफ के अंतर्गत जब बैंक आरबीआई से ऋण प्राप्त करती थी, तब वैसी प्रतिभूतियों को भी जो है बेटा, एसेट्स को गिरवी रखा जा सकता था जो एसएलआर का हिस्सा होती थी। तो इसमें एक ये भी जो है एक मतलब पॉजिटिव पॉइंट था। तो ये जो है ऑलरेडी मैंने आपको स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी है वो बता चुका था। मैं ये मान के चलता हूं कि यहां तक किसी भी प्रकार से किसी को कोई डाउट नहीं होगा। चलो अगला है पॉलिसी कॉरिडोर या जो है एलएएफ कॉरिडोर। जरा देखो पॉलिसी कॉरिडोर और एलएएफ कॉरिडोर क्या है। पॉलिसी कॉरिडोर और एलएएफ कॉरिडोर। पॉलिसी कॉरिडोर और एलएएफ कॉरिडोर। देखो अच्छा, यहाँ पे डबल आर होगा, ओके। एलएएफ कॉरिडोर और पॉलिसी कॉरिडोर, ये एक ही बात है, ध्यान रखना, ये एक ही चीज। ये है क्या, थोड़ी सी पहले सुनो। देखो बेटा, एलएफ के अंतर्गत क्या है, वही अभी मैंने बताया कि आरबीआई प्रतिदिन अर्थव्यवस्था में जो मुद्रा का प्रवाह है, तो अर्थव्यवस्था के मुद्रा के प्रवाह को क्या करती है बेटा, समायोजित करती है। डेली टू डेली ये रूटीन हो जाता है एलएफ के अंतर्गत कि आरबीआई जो है, जो मुद्रा का प्रवाह है उसको जो है क्या है, समायोजित करती है। और इस उद्देश्य से जिन बैंकों के पास, बैंकों को आदेश देती थी, कहती थी कि भाई अगर तुम्हारे पास अधिशेष है तो हमारे पास आके जमा कर दो। तो आरबीआई उन बैंकों से क्या कर लेती थी, ऋण लेती थी। और जिन बैंकों को अगर वही मान लो पैसे की इंस्टेंट जरूरत है, तो वही पैसा उठा करके आरबीआई उनको ऋण दे देती थी। तो एलएएफ की इस पूरी प्रक्रिया में पहले रेपो दर और रिवर्स रेपो दर जो है हुआ करता था। अब यहां पर जो है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी का प्रयोग हुआ करता था, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है।
लेकिन बेटा अप्रैल 2022 में क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट को जो स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी थी वो क्या कर देती है, रिप्लेस कर देती है। और जब एसडीएफ के माध्यम से उसको रिप्लेस कर दिया जाता है तो जो वर्तमान में प्रेजेंट टाइम में एलएफ के अंतर्गत जो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी है, इसके अंतर्गत रेपो दर, एसडीएफ और एमएसएफ का प्रयोग होता है। तो यानी जो है, वापस से सुन लो, अभी मैं यहां पर आ रहा हूं, अभी परेशान नहीं होना है। मैंने क्या कहा कि एसडीएफ के माध्यम से जैसे ही ट्रिपल आर को क्या कर दिया गया, रिप्लेस कर दिया गया, तो एलएएफ के अंतर्गत एसडीएफ एमएसएफ का प्रयोग होता है। यानी एलएएफ के लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के अंतर्गत जो है एसडीएफ, अच्छा ये डबल लग गया, एक मिनट, चलो, इसमें एलएएफ के जो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी है, तो इसके अंतर्गत आपका रेपो रेट के साथ साथ जो है एसडीएफ और एमएसएफ, एसडीएफ जो है स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी और एमएसएफ मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, अब बार बार नहीं बताऊंगा, ऑलरेडी बताया है मैंने। तो इसके अंतर्गत इनका प्रयोग होता है, रेपो रेट का, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी का, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ठीक है, अब इन तीनों मिलकर के आरबीआई के लैफ कॉरिडोर का निर्माण करते हैं, एलएफए कॉरिडोर, पॉलिसी कॉरिडोर या एलएएफ कॉरिडोर का निर्माण करते हैं। यानी आप ऐसा कह सकते हो कि ये जो तीनों है ना, पेन चेंज कर लेते हैं, कि ये जो तीनों है, रेपो रेट, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ये तीनों मिल करके जो है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, यानी लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी कॉरिडोर का, एक मिनट, एलएएफ कॉरिडोर का, एलएएफ एलएएफ कॉरिडोर का क्या करते थे भाई, जो एलएएफ कॉरिडोर है, वापस से सुनो, इसका निर्माण करते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, ये है आपका पॉलिसी कॉरिडोर या एलएएफ जो है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी कॉरिडोर। अब वर्तमान में इन तीनों के बीच एक निश्चित रिलेशन है बेटा। कैसे? एसडीएफ हमेशा रेपो रेट से 0.25% कम होगा। यानी जो है एसडीएफ हमेशा किससे बेटा कम होगा? रेपो रेट से। रेपो रेट से हमेशा कम होगा। कितना कम होगा? ये हमेशा जो कम होगा आपका 0.25%। यानी रेपो दर ज्यादा होगा एसडीएफ से 0.25%, जबकि जो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी है इसकी दर रेपो दर से ज्यादा होगी। और कितनी? वही। तो यानी जो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी है, एमएसएफ है, जो है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी है, ये ज्यादा होगा किससे? एसडीएफ से। और कितना ज्यादा होगा? वही जो है आपका 0.25%, इतना ज्यादा होगा। इन तीनों में आप ये कह सकते हो कि ये बेटा क्या है? रिलेशन। तो यहां तक ये मैं मान के चलता हूं कि कोई डाउट नहीं होगा। मैंने बताया कि इन तीनों में एक रिलेशन है। रिलेशन क्या डेवलप हुआ? रिलेशन क्या है कि एसडीएफ, पेन लिख लो, दूसरा एसडीएफ स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेपो रेट से कितना कम होगा? 0.25%। और मार्जिनल स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी से ज्यादा होगा 0.25%। समझे? तो ये अंतर। अब वर्तमान में आरबीआई जैसे ही, ध्यान से सुनिएगा, कि रेपो दर को परिवर्तित करती है, रेपो दर में बदलाव करती है, रेपो दर में चेंज करती है, तो बाकी के जो दोनों रेट हैं, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, इनमें ऑटोमेटिकली बेटा क्या हो जाएगा? जो है बदलाव हो जाएगा। उसी अनुपात में ऑटोमेटिकली स्वतः ये परिवर्तित होने लगेंगे।
अब इन तीनों दर में एसडीएफ सबसे बेटा जो है निम्न होता है। अब देखो ना एसडीएफ क्या है, यहां पे देख लो, इसको इरेज कर लें, चलो यहीं पर कर लेते हैं। सबसे कम अगर आपसे पूछा जाए तो एसडीएफ, ये रीजनिंग का सवाल है, तो ये क्या है, सबसे कम है। क्यों, क्योंकि देखो ये रेपो दर से कम है और ये मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी से भी कम है। इसके बाद जो है इन तीनों में जो ये जो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी इन सब तीनों में से सबसे ज्यादा होगा। क्यों, देखो जरा, तो रेपो दर बीच में आ जाएगा आपका, रेपो रेट बीच में आ जाएगा, ठीक है, और सबसे कम कौन होगा, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी एमएसएफ होगा। जरा समझो, यहाँ पे एक पॉइंट बताने वाला हूं ना, तो ये पता होना चाहिए। तो इन तीनों में एसडीएफ क्या है, सबसे कम है, फिर सॉरी एसडीएफ सबसे ज्यादा है ना, एसडीएफ इससे भी क्या है, ज्यादा है, नहीं एक चीज वापस से जो गड़बड़ हो जाएगा, एसडीएफ सबसे निम्न होता है। तो एसडीएफ क्या है, यहाँ पे निम्न होगा, इसको थोड़ा इरेज कर लो, तो हमने ज्यादा कर दिया है ना, सबसे क्या हो जाएगा, निम्न हो जाएगा, मान लो रेपो इससे अधिक होगा, ठीक है, और मार्जिनल स्टैंडिंग जो फैसिलिटी है वो सबसे ज्यादा होता है। तो ये सबसे कम, कम, और ये सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा, ठीक है। तो इसको जो है ना, को भी क्यों बदल लें, ये भी चेंज होगा ना क्योंकि सबसे ज्यादा है ना। चलो अब आ गया, ये है रीजनिंग बेटा, मैंने अभी आपको बताया भी था। चलो ये सबसे क्या क्या हो गया, ये जो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी है ये सबसे ज्यादा होगा, प्लीज नोटिस दिस पॉइंट। तो स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी को बेटा कॉरिडोर सीलिंग कहते हैं। जो सबसे जो है तो, ये जो स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी सबसे कम होगा तो इसको कॉरिडोर फ्लोर कहेंगे, फ्लोर सबसे नीचे। और भाई ये मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी जो है ये सबसे ज्यादा होगी तो इसको कॉरिडोर सीलिंग कहते हैं। ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉरिडोर फ्लोर और कॉरिडोर सीलिंग पूछा जा सकता है। वापस से लिख देते हैं, लगता है नया है ना, चलो तो आसान रहेगा। बेटा स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी ये क्या है, सबसे कम है, फिर रेपो रेट है, क्या है, रेपो रेट है, और फिर सबसे ज्यादा क्या है, मार्जिनल स्टैंडिंग। ये बेटा सबसे कम है, सबसे क्या है, कम है, तो सबसे कम होने के चलते इसको कॉरिडोर फ्लोर कहते हैं, कॉरिडोर फ्लोर कहते हैं, फ्लोर कहते हैं। वहीं जो आपका मार्जिनल स्टैंडिंग जो फैसिलिटी है ये सबसे ज्यादा है, और ये सबसे ज्यादा है तो इसको कॉरिडोर सीलिंग कहते हैं। ये सबसे क्या है बेटा, सबसे ज्यादा है, ज्यादा मतलब ज्यादा ऊंचाई पर है, समझो। तो इसको क्या कहेंगे, इसको कॉरिडोर, कॉरिडोर सीलिंग कहते हैं। कॉरिडोर क्या कहते हैं बेटा, कॉरिडोर सीलिंग कहते हैं। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि जो कॉरिडोर सीलिंग है, ठीक है, तो कॉरिडोर सीलिंग है। अब आरबीआई का पॉलिसी कॉरिडोर या एलएफ कॉरिडोर एसडीएफ से जो है एमएसएफ तक होता है। यानी आरबीआई का अगर पॉलिसी कॉरिडोर की बात करा जाए, जो पॉलिसी कॉरिडोर है, पॉलिसी कॉरिडोर या लेफ्ट कॉरिडोर, लेफ्ट कॉरिडोर, लेफ्ट कॉरिडोर, ये आपका एसडीएफ से लेकर के एमएसएफ तक होता है, एमएसएफ मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी तक होता है।
एमएसएफ तक होगा। तो मैं ये मान के चलता हूं कि यहां तक जो है किसी भी बच्चे को कोई जो है डाउट नहीं हो। ठीक है, इसके बाद जो है आगे आओ, अगला आपका जो टॉपिक है फेड टेपरिंग। फेड टेपरिंग, जो फेड टेपरिंग है ये दरअसल होता क्या है, कैसे काम करता है फेड टेपरिंग। फेड टेपरिंग, चलो तो देखो कि फेड टेपरिंग क्या चीज। फेड, देखो बेटा, जब कोविड आया ना, थोड़ी सी कहानी है, जरा समझो। कोविड आया, अब कोविड के दौरान जो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था थी ना बेटा, वो वहां मंदी देखी गई। पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था में क्या है, मंदी देखी गई। चलो गिर गया था ना, बच गया। तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था में मंदी देखी गई। मांग और उत्पादन दोनों क्या हुए, इसके चलते प्रभावित हुए। और अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से, अर्थव्यवस्था को रिवाइव करने के उद्देश्य से अमेरिकी बैंक ने दरअसल किया क्या कि देखो, उसने जो दरें थी उसको सस्ता बनाना शुरू किया। अब अमेरिका समेत विश्व के अलग अलग देशों की केंद्रीय बैंकों ने लगभग उसी चीज को फॉलो किया। जब अमेरिकी बैंक ने, कहा जाता है कि अमेरिका को अगर जो है जुकाम होता है तो छींक पूरी दुनिया को आती है। तो जब अमेरिकी बैंक ने क्या किया कि भाई अर्थव्यवस्था संकुचन का शिकार हो रही है, एडवर्स जा रही है, प्रतिकूल अवस्था है, तो उसको वापस से पुनर्जीवित करने के लिए, रिवाइव करने के लिए, जैसा कि सामान्यतः केंद्रीय बैंक करते हैं, दरों को सस्ता करते हैं। और जब दरों को सस्ता करते हैं ताकि मांग बढ़ेगी और अर्थव्यवस्था सने सने ऊपर जाने लगेगी। पर बेटा होता कुछ और है। कैसे, अभी मैं बताऊंगा। तो इसी के चलते, अभी वहां पर आता हूं, इसी के चलते अमेरिका के साथ देखा देखी और भी देशों ने जो है, और देशों की जो केंद्रीय बैंक है अलग अलग देशों की, वो भी जो है ना, जो पॉलिसी दरें थी, जो सस्ती जो है ऋण नीति को अपनाना शुरू किया। और इन नीतियों के चलते कम ब्याज दर पर ज्यादा से ज्यादा ऋण की आपूर्ति देने का प्रयास किया कि भाई ब्याज कम रखो तो लोगों को ज्यादा से ज्यादा क्या कर दो, पैसे दे दो। अब ऐसा इन लोगों ने तो किया, लेकिन आप बताओ कि अगर मार्केट में अगर ज्यादा पैसा पंप हो जाएगा तो बताओ क्या हो जाएगी, महंगाई बढ़ जाएगी। जो आप महंगाई देख रहे थे उसका एक कारण ये भी थी। तो मुद्रास्फीति यानी महंगाई भी जो है तीव्र गति से ऊपर जाने लगी। और जब महंगाई बेटा तीव्र गति से ऊपर जाने लगी तो विश्व की अर्थव्यवस्था अभी कोविड के प्रभाव से पूरी तरीके से मुक्त तो नहीं हुई थी। और उसी दौरान आप याद करो कि 2000 जो है 22 के आसपास जो है रसिया और यूक्रेन का इवेंट जो है क्या हो जाता है, युद्ध हो जाता है। और इसी के चलते जैसे ये जो है युद्ध होना शुरू होता है, ये क्लैशेस जो है, संघर्ष शुरू होता है, तो आप देखोगे कि जो क्रूड ऑयल था, कच्चा तेल था, उसकी जो आपूर्ति में जो है ना बाधा आ जाती है। अब जब आपूर्ति प्रभावित होने लगेगी तो ये क्या हो जाएगा, जो क्रूड ऑयल है बेटा महंगा होने लगा। और जब क्रूड ऑयल महंगा होने लगा तो बताओ उसके जो है ना मूल्य क्या होंगे, बढ़ेंगे। अब उसके चलते याद करो मैंने लागत जनित मुद्रास्फीति बताई थी, तो लागत जनित मुद्रास्फीति क्या है, वो भी ऊपर जाएगी। और जब लागत जनित मुद्रास्फीति जो है ऊपर जाएगी, अब पहले से ऑलरेडी तरलता है तो इसके चलते मांग जनित मुद्रास्फीति भी तो क्या है, ऊपर जाएगी। जब मांग जनित मुद्रास्फीति ऊपर जाएगी तो इसके चलते आप बताओ कि महंगाई बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। तो महंगाई का जो है सम्मिलित प्रभाव पूरी दुनिया में दिखने लगा। अब इसके चलते अमेरिका और यूरोपीय देशों ने जो, मतलब आप ये सोचो कि यहां पर जो महंगाई का ये दौर देखा गया कि पिछले 40 वर्षों में यूरोपीय देश थे, अमेरिका जैसे देश थे, यहां पर महंगाई एकदम रैपिडली 40 सालों में सबसे ऊपर चली गई। और जब ऐसा हुआ तो बेटा इनको टेंशन हो गई।
अमेरिकी और यूरोपीय देशों को। क्यों? देखो एक चीज ये भी देखो कि ये कंट्रोल करने का प्रयास तो किए, लेकिन हो नहीं पाया। क्यों? क्योंकि जो लागत जनित मुद्रास्फीति है ना वो बेटा, उसको कंट्रोल केंद्रीय बैंक नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि वो कॉस्ट के चलते, भाई रॉ मटेरियल का जो है ना मूल्य बढ़ा था, इसके चलते तो उसका जो है रेट जो है ऊपर गया था। तो मुद्रास्फीति को कम करने के उद्देश्य से जो महंगाई है, तो वापस से केंद्रीय बैंकों ने एक काम करना शुरू किया कि जो दरें थी, मॉनेटरी दरें थी, उन दरों को वापस से उसने क्या कर दिया? महंगा करना शुरू कर दिया। तो जब उनको वापस से महंगा करना शुरू किया, ताकि देखो ऑब्वियस है, क्योंकि ऑलरेडी महंगाई बढ़ रही थी, तो जब ये इन नीतियों को वापस से जो है वो क्या कसना शुरू कर देगी, टैप करना शुरू कर देगी, तो मौद्रिक नीतियों में परिवर्तन करके जो मांग जनित मुद्रास्फीति है उसको जो है कम कंट्रोल करने का प्रयास करेगी। और इस उद्देश्य से वह सस्ती ऋण नीति की जगह क्या करेगी? जो है मॉनेटरी टाइटनिंग अपनाएगी या डियर मनी पॉलिसी अपनाएगी। तो इसके चलते यूएसए में इसी प्रक्रिया को, ये जो पूरा प्रोसेस था, मीडिया वालों ने इसको जो है फेड टेपरिंग नाम दिया। क्या नाम दिया? फेड टेपरिंग। फेड का वहां जो फेड मतलब फेडरल बैंक है, अमेरिका का केंद्रीय बैंक है, फेडरल रिजर्व बोलते हैं। और जो टेपरिंग का मतलब है कि मौद्रिक नीतियों को कसना या जो है मौद्रिक नीतियों में परिवर्तन करना। तो इसी वजह से इस पूरी व्यवस्था को बेटा क्या कहा गया? फेड टेपरिंग कहा गया। तो ये मैं मान के चलता हूं कि यहां तक किसी भी बच्चे को कोई डाउट नहीं होगा। अब देखो इसका इंपैक्ट क्या आएगा। अब देखो, चूंकि अमेरिका जो है विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है भैया, उसमें कोई तो दो राय है नहीं है। तो इसका प्रभाव पूरी दुनिया पर, पूरी विश्व की अर्थव्यवस्था पर देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अब विश्व व्यापार में अमेरिकी डॉलर की भूमिका भाई इतनी तो इंपॉर्टेंट है। आप देख ही रहे हो कि मैंने बताया कि अमेरिका को अगर छींक आएगी तो पूरी, सॉरी, अमेरिका को जुकाम होगी तो छींक पूरी दुनिया को आएगी। तो ऐसे में जब अमेरिकी केंद्रीय बैंक सस्ती ऋण नीति को अपनाती है, तो पूरी दुनिया में डॉलर का प्रवाह क्या होगा? बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि डॉलर, वहां की केंद्रीय बैंक जब जो है सस्ती ऋण नीति अपनाएगी तो प्रवाह बढ़ेगा। अब प्रवाह बढ़ेगा तो निवेश भी तो बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट भी तो बढ़ेगा। अब इसके चलते, इसके जस्ट अपोजिट, अगर अमेरिका की जो है केंद्रीय बैंक अगर महंगी रणनीति अपनाती है, तो पूरे विश्व में जो है डॉलर का जो प्रवाह है, बताओ उसका डॉलर के प्रवाह का क्या होगा बेटा? वो जो है पलायन होगा। तो हमारे यहां से भी अगर ऐसा होगा कि अमेरिका ने वापस से अपनी जो है टेपरिंग, फेड टेपरिंग करना शुरू कर दिया था, और जब वापस से उसने जो है फेड टेपरिंग शुरू कर दी, उसने अपनी नीतियों को कसना, टाइटनिंग करना शुरू कर दिया, तो अर्थव्यवस्था से हमारे यहां से डॉलर का प्रभाव क्या होगा? पलायन बढ़ेगा। और डॉलर का पलायन बढ़ेगा तो वापस से हमारे जो इन्वेस्टमेंट हम जब चाह रहे थे, तो क्या होगा? वो कम होगा। तो बताओ जो नौकरियां हैं वो कम होंगी कि नहीं होंगी? ऑब्वियसली नौकरियां कम होंगी। तो ये पूरी व्यवस्था बेटा फेड टेपरिंग की थी। मैं ये मान के चलता हूं कि यहां तक किसी भी बच्चे को फेड टेपरिंग में कोई डाउट नहीं होगा। अब बताओ कि फेड टेपरिंग को लेकर के किसी भी प्रकार से कोई डाउट है? वापस से मैं थोड़ा सा एक फ्रेमवर्क बताता हूं। देखो बेटा, फेड हुआ क्या? कोविड चल रहा था, कोविड चल रहा था, इसके चलते अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई। अर्थव्यवस्था क्या हुई? प्रभावित हुई। अब कोविड आया तो अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई। प्रभावित हुई मतलब मंदी की दशा देखने को लगी। ऐसा क्यों हुआ वो भी बताता हूं। प्रभावित हुई, देखो कोविड के चलते बेटा सब क्या हो गया था? सब बंद हो गया था। पैसा लोग खर्च नहीं कर रहे थे, तो मांग नहीं थी। मांग नहीं थी, ऑब्वियसली मंदी आ जाएगी। तो मंदी की दशा देखने लगी। मंदी की दशा, जरा पूरी कहानी है सुन लो फिर भूलोगे नहीं। तो मंदी की दशा दिखने लगी। और जब मंदी की दशा दिखने लगी, तो जो देशों की केंद्रीय बैंक थी वो टेंशन में आ गई कि यार ऐसे कैसे चलेगा। तो उन्होंने क्या किया कि सस्ती ऋण नीति अपनाई। सस्ती ऋण नीति अपनाई, ऋण नीति अपनाई या एक्सपेंशनरी पॉलिसी अपनाई। अब जैसे इन्होंने सस्ती ऋण नीति अपनाई, तो आसानी से पैसा लोगों को दिया, और आसानी से लोगों को इन्हें पैसा दिया, तो मुद्रास्फीति बेटा बढ़ गई। क्या हो गया? मुद्रा बढ़ गई, मुद्रास्फीति बढ़ गई।
अब इसी दौरान कोविड से हम उबरे नहीं थे, रूस और यूक्रेन का बेटा वार हो जाता है। जो रसिया और यूक्रेन यूक्रेन का वार हो जाता है। अब जब इनका युद्ध हो जाता है तो ये जो है क्रूड ऑयल, जो कच्चा तेल है, उसका सप्लाई कर रहे थे। कच्चा तेल का ये क्या कर रहे थे बेटा? सप्लाई कर रहे थे। तो कच्चे तेल के सप्लाई के चलते मुद्रास्फीति और बढ़ती है। कौन सी? लागत जनित मुद्रास्फीति। एक और टेंशन हो गई भैया। अब ये भी एक टेंशन है, तो वापस से एक व्यवस्था का प्रावधान कि इसको कम किया जाए। तो इसको कम करने के लिए वही दुनिया की केंद्रीय बैंकों ने मॉनेटरी टाइटनिंग शुरू कर दी। तो इस पूरी व्यवस्था को अमेरिका की जो मीडिया है वो फेड टेपरिंग कहा है। फेड मतलब फेडरल रिजर्व, टेपरिंग मतलब होता है कसना या परिवर्तन करना, तो फेड टेपरिंग कहा। ये क्या है? फेड टेपरिंग। तो यही जो है, और इसका इंपैक्ट तो पता है। आगे देखो, इसके बाद थोड़ा सा देख लो, बहुत महत्वपूर्ण। सबसे पहले देखो, बेस रेट, प्राइम लैंडिंग रेट, फिर बेस रेट, है ना? प्राइम लैंडिंग रेट, लैंडिंग रेट, साथ में ये पढ़ना पड़ेगा तभी समझ आएगा। बेस रेट, फिर एमसीएलआर, एमसीएलआर, फिर जो है आरएलएलआर, यानी बेस रेट, एमसीएलआर, फिर एमसीएलआर के बाद आरएलएलआर। इसको जो है प्राइम लेंडिंग रेट को प्रधान ऋण दर कहते हैं, बेस रेट को बेटा आधार दर कहते हैं, एमसीएलआर जो है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट है। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड लिख देता हूं, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड, कॉस्ट ऑफ फंड, एक मिनट इसको जो है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट, लेंडिंग रेट, ठीक है। तो ये आपका मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट हो गया, फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट। ये आपका क्या है? इसको भी देख लो, ये रेपो लिंक्ड लेंडिंग रेट है। रेपो लिंक्ड, यूपीपीसीएस का भरोसा नहीं, क्वेश्चन कभी पूछ लेता है फुल फॉर्म से। रेपो लिंक्ड लेंडिंग रेट, रेपो लिंक्ड लेंडिंग, लेंडिंग रेट, तो आर एल एर आर, ठीक है, प्रधान ऋण दर कहते हैं। मैं ये मान के चलता हूं, चलो लिख ही देता हूं, नहीं आप कहोगे कि सर मजा नहीं आया। प्रधान ऋण दर, साथ पढ़ाऊंगा, परेशान नहीं होना। आधार दर, आधार दर, इसको आप यही मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स जो है बेस्ड लर्निंग रेट, और इसको जो है बाहरी बेंचमार्क, क्या है बेटा? बाहरी बेंचमार्क, बाहरी बेंचमार्क। अब बारी बारी से पढ़ने का प्रयास करो, इन चारों को एक ही साथ समझना है। एक ही साथ मतलब बारी बारी से, लेकिन एक साथ, ऐसा नहीं कि पहले हमने प्राइम लर्निंग रेट समझ लिया, फिर बेस रेट समझेंगे, फिर एमसीएलआर, फिर एल, ऐसे नहीं समझ आए। तो पहले अगर इनको समझना है, इन चारों को, तो एक साथ समझना होगा। टाइम कितना हुआ है? अभी टाइम है, तो एक काम करते हैं कि इस पूरी व्यवस्था को समझाई देते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं बेटा प्राइम लर्निंग रेट पे। प्राइम लैंडिंग, लैंडिंग रेट, प्रधान ऋण दर,
प्रधान ऋण दर, प्रधान ऋण दर। बेटा ये प्रधान ऋण दर क्या है, जरा देखो। प्राइम लेंडिंग रेट क्या है, इसे देखने का प्रयास। प्रधान ऋण दर से पहले हमें प्रधान ग्राहक समझना पड़ेगा, तभी जो है हम प्राइम लेंडिंग रेट को समझ पाएंगे। तो पहले इसको जो है समझने के लिए प्रधान ग्राहक समझो, तसल्ली से समझना, टेंशन मत लेना। प्रधान ग्राहक, प्रधान ग्राहक वो ग्राहक हैं, ये वो ग्राहक हैं जिनका ऋण का साफ स्वच्छ इतिहास है। ऋण का क्या है, साफ स्वच्छ इतिहास है। इतिहास। कमाई का एक निश्चित स्रोत है, कमाई का भाई एक निश्चित क्या है, ठीक है, कमाई का एक निश्चित स्रोत। तो ऐसे ग्राहकों को बेटा प्राइम या प्रधान ग्राहक कहते हैं। दरअसल ये कभी भी बैंकों की देनदारियों में, एक ये ऐसे ग्राहक कभी भी बैंकों की जो देनदारी थी ना बेटा, देनदारी, इन्होंने कभी भी उसमें घोटाला नहीं किया या गड़बड़ नहीं करी, गड़बड़ नहीं करी, समय से पैसा चुकाया। तो जब इनको लगा, मतलब इनको क्या, बैंकों को लगा कि भाई इनका एक निश्चित आय का स्रोत है, ये हमारे ऐसे ग्राहक हैं कि कभी फ्रॉड नहीं करते, टाइम से पैसा दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे जो है ये इनका एकदम साफ स्वच्छ इतिहास है। तो इसके चलते इनको जो है बैंक क्या करते थे कि सामान्य लोगों की अपेक्षा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो इनको कम चुकाना पड़ता था। ब्याज दर इनके लिए वो जो है एक एज दे देते थे, इनके लिए ये कह देते थे कि भाई जो है ये जो ऐसे बैंक है ना, वो क्या करेंगे कि सॉरी ऐसे जो ग्राहक हैं इनका साफ स्वच्छ अपना इतिहास है, क्रेडिट वाले बढ़िया अच्छे लोग हैं, तो इनकी ब्याज दर अपेक्षाकृत सामान्य के क्या होती थी, कम होती थी। अब प्रधान ऋण दर से भी जो है, जो सामान्य लोगों से भी जो है यहां पर कम ब्याज दर पर जो है इनको जो है पैसा दे दिया जाता था। इसके चलते आप देखोगे कि एक इशू आ रहा था कि भाई अगर आप किसी को ऋण महंगा दोगे और किसी को सस्ता दोगे, तो जिसको महंगा दोगे वो क्या करेगा, आवाज उठाएगा, कहेगा कि मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। और जब वो ऐसा कहेगा कि मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो कहीं ना कहीं संज्ञान लेना पड़ेगा बैंकों को, आरबीआई। तो आरबीआई ने भाई माना कि भाई जो है कोई तो जान के तो पैसा जो है फ्रॉड नहीं कर रहा है, कोई जान के एनपीए तो कराता नहीं, अगर उसके पास है तो पैसा दे देगा। लेकिन जिनसे पैसा ठीक ठाक है उनसे कम ब्याज दर पे, और जिनके पास पैसा नहीं उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दिया जाता है। अच्छा बताओ कि अगर उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दिया जा रहा है तो पैसा और नहीं दे पाएंगे। तो ये जो है आरबीआई को एक डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर देखने को मिला। उनको ऐसे लगा कि भाई ये जो है भेदभावकारी क्या है, निर्णय है। तो आरबीआई ने भारत में जो है प्राइम लेंडिंग रेट को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया, और उसकी जगह जो है ये बेस रेट लेके आई। तो जो प्राइम लेंडिंग रेट थी, इस पूरी व्यवस्था को आरबीआई ने क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। कहा कि अब ऐसा नहीं चलेगा, और इसकी जगह उसने क्या किया कि बेस रेट को लेके आया। ठीक है, तो जरा देखो, अब ये समाप्त हो गई। अब पहले समझ आनी चाहिए कि क्या थी, नहीं यही नहीं समझ आएगा तो फिर बेस रेट आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो ठीक, इसमें ये समझ आया क्यों ऐसे इसको समाप्त किया गया। चलो अब आते हैं बेटा बेस रेट पे, आधार दर। आधार दर, ये देखो कि आधार दर क्या है। अगर आधार दर समझ गए तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, इसे भी समझा देता हूं। आधार दर लागू होने के बाद बैंकिंग व्यवस्था में ये वो ब्याज दर बन गई जिसके नीचे एक बैंक किसी भी ग्राहक को ऋण नहीं दे सकता था, सिर्फ दो लोगों को छोड़ करके।
किसानों और अपने कर्मचारियों को छोड़कर। मतलब कि बेस रेट ये वह ब्याज दर थी, यह वह ब्याज दर थी, वह ब्याज दर थी जिसके नीचे, जिसके नीचे बैंक किसी को, बैंक किसी को पैसा नहीं देता था, पैसा नहीं देता था, नहीं देता था। इसमें कुछ उदाहरण थे, सॉरी एक्सेप्शन थे, अपवाद थे। अपवाद कौन कौन थे? अपवाद थे बेटा इसमें किसान और उसके कर्मचारी, किसान और बैंक के खुद के कर्मचारी, बैंक के कर्मचारी, ये अपवाद थे। मतलब बेस रेट से नीचे दो लोगों को, किसको किसको? किसानों को और अपने कर्मचारियों को ऋण दिया जा सकता था। और बेस रेट से नीचे बैंक किसी को भी पैसा ऋण नहीं दे सकते थे। ये एक ऐसी दर बनाई गई जब प्राइम लेंडिंग रेट को समाप्त किया गया। अब बेटा आगे की कहानी ये है, एक चीज और यहां पर, कि जो बेस रेट होता था तो हर बैंक को अपने बेस रेट की गणना करनी होती थी, आधार दर की गणना करनी होती, और इसकी पहले से यानी अग्रिम जानकारी ग्राहकों और आरबीआई को देनी होती थी। मतलब हर एक जो बैंक था ना, तो बैंक को इसकी बेस रेट की गणना करनी होती, इसकी बेटा बेस रेट की, आधार दर की गणना करनी। जब बेस रेट की आधार दर की गणना करनी होती थी ना बच्चा, तो वो गणना करने के दौरान कुछ चीजें ध्यान में रखता था। पहले उसको यह कहा गया बैंक को कि तुम बेस रेट की गणना करोगे तो अग्रिम सूचना, मतलब जैसे आप गणना करोगे तो पहले, अग्रिम मतलब होता है पहले, तो आप पहले से सूचना किसको दोगे? ग्राहकों को और आरबीआई को पहले से सूचना दोगे। आधार दर की गणना के उद्देश्य से बेटा, जब आधार दर की गणना कोई बैंक करता था तो उसमें कुछ जो है मेजरमेंट, कुछ जो है मापांक हुआ करते थे, कुछ स्टैंडर्ड हुआ करते थे, यानी आप कुछ कह लो कुछ बेस हुआ करते थे। उन बेस को ध्यान में रख करके बेटा बेस रेट की आधार दर की गणना करी जाती थी। आप कहोगे कि कौन कौन से सर बेस रेट थे? तो बेस रेट ये था कि कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट नंबर एक, चार थे। मतलब कि देखो बेस रेट की अगर कोई बैंक गणना करेगा, बेस रेट की कोई बैंक गणना करेगा तो चार आधारों को, ये जो चार आधार हैं, इन चार आधारों को ध्यान में रख कर करेगा, इन चार आधारों को ध्यान में रख कर करेगा, रख कर करेगा, और दो को अग्रिम सूचना देगा, ग्राहकों को अग्रिम और आरबीआई को। फिर इसकी गणना होगी बेस रेट की। तो चार आधार कौन कौन थे? एक था कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट, यानी जमा राशि पर होने वाला व्यय। इसका मतलब क्या है देखो जरा बताता हूं। कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट, डिपॉजिट, ये कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट का मतलब क्या था कि जमा राशि पर होने वाला व्यय। एक मिनट में लिख देते हैं और इंग्लिश में बोलता जाऊंगा क्योंकि क्लास तो बेसिकली हिंदी मीडियम की है ना। जमा राशि पर, जमा राशि पर होने वाला व्यय, जमा राशि पर होने वाला, होने वाला व्यय। आप ये बताओ कि आप अपना पैसा बैंक में जमा करने जाते हो तो बैंक उसमें भाई जो है कई प्रकार जमा राशि, जब कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट है तो जमा राशि पर कई प्रकार के व्यय देखने को, ठीक है। इसके बाद दूसरा था ऑपरेशनल कॉस्ट, यानी परिचालन में होने वाला व्यय,
कि भाई अगर परिचालन बैंक चलाओगे तो कई प्रकार के आप स्टॉक और दुनियादारी रखोगे। परिचालन में होने वाला व्यय, होने वाला व्यय। तीसरा ये था जो प्रॉफिट मार्जिन, भाई लाभ भी तो बनाएगा बैंक, बैंक तो पूरी तरीके से बनिया है। तो प्रॉफिट मार्जिन, प्रॉफिट मार्जिन, मार्जिन, प्रॉफिट मार्जिन यानी लाभ, वही इंग्लिश में फिर लाभ। और चौथा था सीआरआर के चलते, सीआरआर के कारण होने वाली क्षति, होने वाली क्षति, होने वाली क्षति या लॉस, यानी कि निगेटिव रिटर्न ऑन सीआरआर। इन चारों चीज को ध्यान में रख करके बेस रेट बेटा तैयार किया जाता था कि भाई जमा राशि पर जो व्यय होगा उसको बैंक ध्यान में रखेगा। बेस रेट क्या था कि भाई ग्राहकों को जो पैसा दिया जाता था, जो इंटरेस्ट चार्ज किया कर जाता था उनसे, वही बेस रेट था। सिर्फ इसमें दो एक्सेप्शन थे, किसान और उसके कर्मचारी, बाकी को छोड़ दो तो बेस रेट पर जो है बैंक जो है लोगों से पैसा वसूलते थे। अब आप सोचो तो जब बेस रेट तैयार करते थे आधार दर, तो इन चारों उनको जो है ना ध्यान रखते थे कि भाई जमा राशि पर जो होने वाला व्यय है, दूसरा कि भाई परिचालन पर होने वाला व्यय, प्रॉफिट मार्जिन, भाई लाभ भी तो अपना बनाते हैं तो उसका भी, और सीआरआर के चलते होने वाली क्षति। भैया जब सीआरआर रखा जाता है तो उसमें कई प्रकार की जो है क्षति होती है, कई प्रकार का लॉस होता है। जैसे कि मैंने बताया था कि भाई पब्लिक का तो पैसा है, 100 रुपया आपने मान लो बैंक में जमा किया तो एनडीटीएल कहलाया। अब अगर 10 रुपया सीआरआर के तौर पे निकल जाए और सीआरआर के तौर पे कैश में आरबीआई के पास जाता है, आरबीआई उसमें इंटरेस्ट भी नहीं देता है, तो भाई बैंकों को नुकसान होगा कि नहीं होगा? ऑब्वियसली नुकसान होगा। तो सीआरआर को मतलब ध्यान में रखते जब सीआरआर यानी बेस रेट को तैयार किया जाता था तो इसके चलते जो लॉस होता था, क्षति होती थी, तब भी ध्यान में रखा जाता था। अब इन आधारों पर बैंक अपने जो बेस रेट है उसकी गणना करने लगे, जो कि हर एक बैंक के लिए ये बेस रेट बेटा अलग अलग होने लगा। ऑब्वियसली जब इन, क्योंकि वो चीजें थी तो एक जैसे तो आएगा नहीं। तो जब भी आरबीआई रेपो रेट में परिवर्तन करती थी, क्योंकि अलग अलग होता था, तब बैंकों से अपेक्षा हुआ करता था कि भाई बैंक भी उसी के अकॉर्डिंगली परिवर्तन करें। कि मान लो कि आरबीआई रेपो रेट को कम करे, यानी सस्ता करे, तो सस्ता करे तो बैंक में ज्यादा पैसा जाना चाहिए, लिक्विडिटी तरलता बढ़नी चाहिए। तो अगर बैंक ऐसा करते हैं तो ठीक है, तो यानी बैंकों में भी परिवर्तन उसी दर पे होनी चाहिए। परंतु आधार दर की गणना में रेपो दर की भूमिका न होने के कारण इसमें बैंक अपने आधार दर में उसी प्रकार से परिवर्तन नहीं करते थे। ये हीला हवाली करने लगे कि जो है आरबीआई तो उसमें जो है सीआरआर में जो परिवर्तन कर रहा है, रेपो दर में परिवर्तन कर रहा है, इसके बाद भी उसमें कोई परिवर्तन बैंक नहीं कर रहे हैं। तो जब ऐसा देखने को मिला तो इसमें भी एक समस्या आई। तो बैंक अपने आधार दर में जब ये परिवर्तन नहीं करने लगे तो आरबीआई को ऑड लगने लगा कि फिर अब क्या निकाला जाए। कि भाई हमने 2010 में क्या शुरू किया? प्राइम लेंडिंग रेट, समस्या आ गई। फिर इसके बाद हमने बेस रेट शुरू किया, समस्या आ गई। अब हम लगभग जो है ना 6 साल हो चुके थे, 2016, तो 2016 में हमने जो है आधार दर को परिवर्तित करके एमसीएलआर, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड लेंडिंग रेट का जो है बेस्ड ऑन लेंडिंग रेट जो है क्या लेके आए? एमसीएलआर लेके आए। वही अभी मैंने आपको बताया था, तभी बोल रहा था कि तभी समझ आएगा। तो जब हमें इसमें समस्या आने लगी बेस रेट में, तो हम एमसीएलआर लेके आए। क्या लेके आए बेटा? एमसीएलआर लेके। तो जब एमसीएलआर लेके आते हैं, देखो हमने प्राइम लेंडिंग रेट पढ़ा, फिर हमने रेपो रेट, सॉरी बेस रेट पढ़ा, अब एमसीएलआर। तो एमसीएलआर में क्या था कि ये जो है वह दर हुआ करती थी, ये दरअसल इसने बेस रेट को क्या कर दिया? प्रतिस्थापित कर दिया। एमसीएलआर बेस रेट की जगह आया था, तो ये भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि बेस रेट में क्या है, समस्या आ गई थी, तो बेस रेट की जगह आया था, प्रतिस्थापित कर दिया था। ठीक है।
और जब MCLR की अवधारणा लागू करी गई तो MCLR वह न्यूनतम ब्याज दर बन गई जिसके नीचे एक बैंक किसी भी ग्राहक को, किसानों और अपने कर्मचारियों को छोड़ करके MCLR से नीचे पैसा नहीं दे सकता था, लोन नहीं दे सकता था, जो है डेट नहीं दे सकता था। अब MCLR अब सेम बेस रेट की तरह है, यहां पर भी देखो किसान और क्या है उसके कर्मचारी छूटे हुए हैं। अब MCLR की गणना आधार दर की गणना से थोड़ी भिन्न थी। इसकी गणना में बेटा जमा राशि पर होने वाले व्यय के स्थान पर इसमें किसी भी प्रारूप में जो प्राप्त होने वाली धनराशि है उस पर जो पैसा जो है खर्च होता था, यानी कॉस्ट ऑफ फंड, उसको ध्यान में रख करके इसकी गणना की जाती थी। अब धनराशि के रूप में यहां पर यह भी ध्यान रखा जाता है कि जो धन जमा राशि के रूप में जो पैसा जो है जो मिला है वो ऋण के रूप में हो या बैंक के द्वारा जो अदा किए गए जो पैसा है उसके रूप में हो, तो उसमें जो ब्याज जा रहा है इन सभी को ध्यान में रखा जाता था। और यहां उद्देश्य ये था कि भाई रेपो दर में परिवर्तित होते ही क्या है MCLR में परिवर्तित होना चाहिए और उसी अनुपात में होना चाहिए। क्यों? क्योंकि बेस रेट सभी बैंकों का अलग अलग आ रहा था। तो अब RBI कहती है कि भाई बेस रेट की जगह MCLR ले आओ और MCLR की गणना में वो इस चीज को कहती है, ध्यान में रखती है कि अगर मैं रेपो दर में परिवर्तन करूं, रेपो रेट में, तो रेपो रेट जैसे परिवर्तित हो तो MCLR उसी रेट में परिवर्तित होना चाहिए। MCLR उसी दर में क्या होना चाहिए बेटा? परिवर्तित हो, उसी हिसाब से परिवर्तित होना। ये इसीलिए तो MCLR लाया गया था। MCLR बेस रेट से कैसे अलग है कि उसकी गणना में बेस रेट में 4 जो है आधार थे, लेकिन इसमें यह भी ध्यान रखा जाता था कि जो बैंकों के द्वारा जो पैसा किसी को दिया जा रहा है तो वो जो ब्याज है उसको भी ध्यान रखा जाता था, यानी जो बैंकों के द्वारा जो अदा किया गया ब्याज है उसको भी ध्यान रखा जाएगा। और यहां उद्देश्य यह था कि भाई रेपो दर में परिवर्तन हो, तो अगर रेपो दर में परिवर्तन हो तो MCLR में भी उसी अनुपात में परिवर्तन हो। अब MCLR की गणना बैंकों के लिए बेटा मुश्किल हो रही थी, कठिन हो रही थी। तो आगे कहानी बढ़ती है और 2019 से इसको भी हटा करके MCLR को, क्योंकि इसमें मुश्किलें आ गई, तो RLLR आ गया। समझे? कब? 2019 में, ध्यान रखना। 2019 में क्या क्या आ गया? RLLR आ गया, यानी रेपो लिंक्ड लेंडिंग रेट लागू किया गया। तो वर्तमान में जो RLLR है ये वह न्यूनतम ब्याज दर है जिसके नीचे एक बैंक किसानों और अपने कर्मचारियों को छोड़ करके किसी भी अन्य ग्राहक को उसके नीचे पर जो है पैसा जो ब्याज यानी लोन नहीं दे सकता है। अब जो है RLLR का आधार रेपो रेट है, इसका जो बेस है क्या है? रेपो रेट है, कि जैसे रेपो रेट में परिवर्तन होगा उसी के अकॉर्डिंगली जो आपका रेपो लिंक्ड लेंडिंग रेट है उसमें भी परिवर्तन होगा। और वर्तमान में जैसे ही RBI रेपो दर में चेंज करेगी तो वैसे आप देखोगे रेपो लिंक्ड लेंडिंग रेट में परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो ये दरअसल पूरी कहानी थी, इस वजह से मैं आपसे बोल रहा था। मैं ये मान के चलता हूं कि यहां तक किसी भी बच्चे को बेटा कोई यहां पर डाउट नहीं होगा, ठीक है? और ये कहानी कैसे कैसे आगे बढ़ती है वो भी आपने देख लिया कि भाई सबसे पहले आप खुद सोचो कि मैंने आपको इसी वजह से बताया था कि हम प्राइम लेंडिंग रेट लेके आते हैं, इसमें समस्या आ गई। फिर हम बेस रेट ये 2010 में लेके आते हैं, 2010 में सॉरी, समस्या आ गई। फिर बेस रेट लेके आए, बेस रेट लेके आए, इसमें भी दिक्कतें आने लगी, तो इसकी जगह MCLR लेके आए 2016 में बेटा, MCLR। और फिर जब इसमें भी दिक्कत आने लगी तो फिर हम क्या लेके आए? जो है RLLR, RLLR लेके आ गए। तो ऐसे ऐसे ये पूरी जो है स्टोरी डेवलप होती। यहां तक मैं ये मान के चलता हूं कि कोई डाउट नहीं होगा। देखो किसी भी बच्चे को अगर नोट्स के लिए, तो नोट्स प्रॉपर हैंड रिटन चाहोगे या आपको जो है ना जिस फॉर्म में चाहोगे मिल जाएगी। इस नंबर पे संपर्क करना है 9555031427। बस मैसेज करना है कि सर इकोनॉमी का नोट्स, तो हम आपको प्रोवाइड करवा दें। ये क्लास यहीं तक। थैंक यू, बाय बाय, फिर मिलेंगे।